हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की और हमारी क्लास नंबर 5 है, यूनिट नंबर फर्स्ट की चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसका नाम है परिपथ विश्लेषण एवं जाल प्रमेय। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल तक पहुँच चुके थे और हमने ये देख लिया था कि वो 3 प्रकार का होता है, जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल। और हमने वहाँ पे आपको समझाया था कि जो चतुर टर्मिनल जाल के जो प्राचल हैं वो क्या होते हैं। तो जो चतुर टर्मिनल जाल के जो प्राचल होते हैं वो उनका जो काम होता है, हमारा जो चतुर टर्मिनल जाल होता है उसके निवेशी सिरे पर और निर्गत सिरे पर, निर्वेशी सिरे पर और निर्गत सिरे पर भौतिक राशियों के मापन के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनके मापन के लिए अपन प्राचल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उनका मापन करने के लिए, उनके व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के प्राचल हमारे पास मौजूद हैं, जिनका नाम है जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल। तो आज अपन तीनों प्राचलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास प्राचल अपना है उसका नाम है एच प्राचल, जिसको अपन बोलते हैं शंकर प्राचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एच पैरामीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा पहला प्राचल है जेड प्राचल, उसको अपन यहाँ पे नोट करते हैं और स्टार्ट करते हैं उसको समझना। तो हमारा पहला टॉपिक है जेड प्राचल, जेड प्राचल हमारा सबसे पहला, जेड प्राचल। इंग्लिश में बात करें तो जेड पैरामीटर। ठीक है, और अपन बात करते हैं इसका एक और नाम अपन ने यहाँ पे लिखा था, ब्रैकेट में आपको पता हो तो यहाँ पे लिखा था अपन ने खुला परिपथ, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, प्रतिबाधा प्राचल। तो इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, मतलब किस नाम से भी आ सकता है, ये जेड प्राचल के नाम से तो फेमस है ही, और उसके अलावा ये खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल के नाम से भी आ सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में अपन बात करेंगे, जेड प्राचल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अपन इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या आती है। देखो हमारे पास एक चतुर टर्मिनल जाल होता है, ठीक है, जिसमें अपन बात करते हैं हमारे पास जो निवेशी सिरा होता है और जो निर्गत सिरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो हमारे पास एक चतुर टर्मिनल जाल है, ये रहा। ठीक है, इसका अपन एक दो हमारे पास क्या होंगे, निवेशी सिरे, और दो होंगे हमारे पास निर्गत सिरे, अर्थात 2 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट हमारे पास पोर्ट होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे किसकी, देखो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो किसकी, यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास निवेशी सिरे पे बात करते हैं। हमारे पास जो धारा का जो मान होगा हमारे पास क्या होगा, I1। ठीक है, और वोल्टेज की बात करते हैं तो V1 हो जाएगा यहाँ पर। और बात करते हैं यहाँ पे सेकंड टर्मिनल की, तो हमारे पास धारा हो जाएगी I2 निर्गत सिरे पर, और वोल्टेज होएगा V2। तो यहाँ पर अपन जेड पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। तो इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि इस प्राचल के अंतर्गत, इस प्राचल के अंतर्गत अपन बात करते हैं, हमारे पास जो धारा होती है वो स्वतंत्र फलन के रूप में काम करती है, और जो हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास जो वोल्टेज है वो किस प्रकार से काम करता है, एक प्रतंत्र चर के रूप में काम करता है। तो ये कहानी आपकी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई, तो इसको थोड़ा सा क्या है कि अपन साइड में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो जिस प्रकार हम, देखो यहाँ पे अपन इसको एक ब्रैकेट के रूप में समझते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो हम क्या है कि देखो अपन मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो आपने यहाँ पे इक्वेशन पढ़ी होगी, y = f(x). ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि हमारे पास जो x होता है वो तो होता है हमारे पास क्या, स्वतंत्र चर होता है, और y हमारे पास होता है प्रतंत्र चर।
यानी कि हमारे पास जो x होता है वो स्वतंत्र होता है, y हमारे पास स्वतंत्र होता है। x का जो मान अपन रखेंगे y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो x क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। उसी प्रकार z प्राचल के अंतर्गत अपन बात करते हैं, हमारे पास जो धारा होती है वो तो होती है हमारे पास स्वतंत्र चर, और हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्या होता है वोल्टेज, वोल्टेज हमारे पास होता है स्वतंत्र चर। आगे बात समझ में। तो इसको अपन यहाँ पे फलन के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखो किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो आप देख सकते हो V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे निवेशी श्रेणी की बात कर रहे हैं अपन, V1 इज इक्वल टू बात करते हैं अपन फलन ऑफ I1 कोमा I2। V2 इज इक्वल टू अपन लिखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ I1 इज इक्वल टू I2। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। शानदार टॉपिक है जेड प्राचल, उसी प्रकार y और जेड प्राचल वो एच प्राचल होगा, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने में। यहाँ पे अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे समझते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास जो धारा होती है, जो करंट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, फ्री वेरिएबल के रूप में काम करता है, अर्थात स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है। और हमारे पास वोल्टेज है स्वतंत्र चर के रूप में, डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम करता है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रही बात किसकी, जेड प्राचल की। तो जेड प्राचल की समरी आपने यहाँ पे पढ़ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी कहानी आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैंने आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी देख लेना आप, इसकी कहानी को मैंने बता रखा है। तो इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं और इसका मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। गणितीय रूप को अपन इसमें सिद्ध करते हैं कि हमारे पास जो जेड प्राचल है उसका मैथमेटिकल प्रूफ अपन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो भाई वही बात है, मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए तो हमें कुछ मेथडों का उपयोग करना पड़ेगा, कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन किन किन मेथडों का उपयोग करके अपन इसका गणितीय मेथड इस्तेमाल, या गणितीय हमारा जो फॉर्मूला है उसको अपन प्रूफ करते हैं। तो देखो इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं अपन, मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। तो मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए अपन को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखो समीकरण 1 व 2 का संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत टोटल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण नहीं, टोटल डिफरेंशियल यानी कि संपूर्ण अवकलन आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये उम्मीद कर सकता हूँ आपसे मैं। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अपन जेड पैरामीटर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपन जो मेथड का उपयोग करेंगे ये सेम मेथड अपन एच में करेंगे, वाई में करेंगे। तो इसलिए अपन को जेड में जो अपन मेथड उपयोग कर रहे हैं, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसको आपको समझना है, और ये का ये अपन को कॉपी करना है किसमें, वाई और एच में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है अपन को क्या करना है। देखो फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमें समीकरण नंबर 1 और 2 का संपूर्ण अवकलन करना पड़ेगा। संपूर्ण अवकलन नहीं, संपूर्ण आंशिक अवकलन, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन। तो संपूर्ण आंशिक अवकलन अपन को करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो अपन समीकरण, सबसे पहले अपन समीकरण 1 का करते हैं। तो समीकरण 1 का अपन टोटल डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है देखो dV1 इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं यहाँ पे डेल V1 अपॉन में डेल I1 के यहाँ पे सापेक्ष क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फ्री वेरिएबल है वो I1 है, और आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अपन किस प्रकार आंशिक अवकलन करते हैं। तो डेल V2 अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, डेल I2 डॉट डेल I2। तो इस प्रकार अपन क्या कर देते हैं, इनका अवकलन कर देते हैं। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। उसी प्रकार अपन समीकरण 2 का भी अपन आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो डेल V2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, डेल V2
V2 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, V1 ही आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे V2 आएगा, ठीक है। किस प्रकार बात करेंगे, V2 की बात करेंगे तो डेल V2 अपॉन में डेल I1 डॉट डेल I1 प्लस में डेल, यहाँ पे देखो V2 नहीं आएगा, यहाँ पे V1 आएगा, तभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गलती कर दी अपन ने। तो V1 की बात करेंगे समीकरण नंबर 1 में और V2 की बात करेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो डेल V2 अपॉन में डेल I2 डॉट डेल I2। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ईजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं और मिस्टेक क्या हो जाती है कि यहाँ पे अपन V1 की जगह V2 लिख देते हैं और V2 की जगह V1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतें और यहाँ पे देखो V1 हमारे पास आएगा और V2 हमारे पास आएगा, तो यहाँ तक हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपन ने क्या करा है, सिंपल पैटर्न को फॉलो किया है और समीकरण नंबर 1 और 2 का आंशिक अवकलन कर दिया। और ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये कर रहे हैं अपन जेड पैरामीटर का जो मैथमेटिकल अपन बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रूफ कर रहे हैं, गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं, उसके लिए अपन को ये पैटर्न फॉलो करना पड़ रहा है। तो समीकरण नंबर 3 आ गया, समीकरण नंबर 4 आ गया हमारे पास। तो अब देखो आगे चलते हैं अपन और इनको आगे लिखते हैं अपन। तो आगे इसका जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, आगे देखते हैं। तो देखो अब अपन को क्या करना है, हमारे पास उनका अवकलन कर लिया, अर्थात समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 हमारे पास पीछे हमारे पास आ चुके हैं, आपने देख लिया वहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास देखो हमने उनका आंशिक अवकलन किया। आंशिक अवकलन का मतलब क्या है, कुछ उनमें परिवर्तन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो उनको अपन वहाँ पे आंशिक अवकलन की सहायता से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, माना लेट किया है हमने, माना धारा में परिवर्तन को, हमारे पास जो करंट में चेंजेस हो रहे हैं, धारा में जो परिवर्तन हो रहा है, धारा में परिवर्तन आई है। और वोल्टेज की बात करते हैं अपन, तो वोल्टेज में हमारे पास वोल्टता में जो परिवर्तन है हमारे पास, उसको अपन वोल्टता में परिवर्तन, तो वोल्टता में जो परिवर्तन हमारे उसको V से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो हमारे पास 3 और 4 पीछे आए थे उसके अंतर्गत अपन ओम का नियम लगा देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 और 4 आपने देख लिए होंगे। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट को पढ़ाने से पहले आपको टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड करवा दिए हैं। और वो नोट्स अपलोड क्यों करें, क्योंकि आप पहले नोट कर सकते हो, वहाँ पे आप पहले देख सकते हो, फिर उसके बाद में जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो नोट्स पहले प्रोवाइड करने का जो काम है वो इसलिए किया गया है कि आप पहले नोट्स बना सकते हो, ठीक है, फिर उसके बाद में जो चीज़ें समझ में नहीं आती है वो यहाँ पे समझ सकते हो। तो इसलिए पहले मैंने वहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो समीकरण नंबर 3 और 4 में अपन ओम का नियम लगाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है। देखो हमारे पास जो धारा में चेंज हुआ था उसको अपन ने आई से प्रदर्शित कर दिया, मतलब टोटल जो हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं उनको आई से प्रदर्शित कर दिया, और जो वोल्टेज में परिवर्तन हो रहे हैं उसको वी से प्रदर्शित कर दिया। देखो हमारे पास समीकरण नंबर 3 और 4 में क्या आ रहा था, इधर आ रहा था डेल V1, तो डेल V1 को हमने केवल V1 से प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि हमने परिवर्तन को V से प्रदर्शित कर दिया वोल्टेज में, और धारा में परिवर्तन को I से प्रदर्शित कर दिया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं V1 आ गया। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा था, हमारे पास डेल V1 अपॉन में I1, और आपको पता है ओम का नियम है V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो वही हमारे पास है कि जो इम्पीडेंस अर्थात R बराबर क्या होगा, R बराबर हमारे पास V अपॉन में I होगा। तो देखो V बराबर क्या होता है, IR, और R बराबर हमारे पास कितना है, V अपॉन में I। और आपको पता है कि यहाँ पे अपना जो अवकलन हो रहा था आंशिक अवकलन, उसके अंतर्गत हमारे पास जो वैल्यू थी डेल V1 अपॉन में डेल I1 आ रही थी। तो उसकी जगह पर ने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो ध्यान से देखना, इम्पीडेंस के रूप में, अर्थात जो हमारे पास प्रतिबाधा है उसके रूप में यहाँ पे वैल्यू अपन लिख सकते हैं। तो डेल I हमारे पास आ गई, और अपन ने धारा में परिवर्तन को किससे प्रदर्शित कर दिया, I से, तो I1 हमारे पास आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे देखो इसी प्रकार ZR I2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं V2 इज इक्वल टू यहाँ पे ZF हमारे पास I1 प्लस में Z0 I2, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास ZI, ZR, ZF और Z0 यहाँ पे क्या है।
तो आपका जो सवाल है वो वाजिब है और अपन इसका आंसर देते हैं। भाई शांति रखो थोड़ा सा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो वन बाय वन समझते हैं कि जेड आई क्या है, जेड आर क्या है, जेड एफ क्या है, जेड नोट क्या है। वन बाय वन अपन समझते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 और समीकरण नंबर 6 तो हमने लिख दी, और यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब समझते हैं कि हमारे पास जो ये जेड आई, जेड आर, जेड एफ, ये जेड नोट क्या है। चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पे अपन, देखो यहाँ अपन बात करते हैं, बिल्कुल देखो एक एक चीज़ को समझ रहे हैं अपन, क्योंकि हमारे पास जो जेड पैरामीटर में करेंगे ना वही वाई में करेंगे, वही एच में करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है अपन को, सेम टू सेम काम करना है और धीरे धीरे करना है, ठीक है। तो जहाँ अपन बात करते हैं ये हमारे पास देखो अगर बात करें Z11 की, Z11 इज इक्वल टू जेड आई, और Z11 का मैंने मतलब आपको बताया था। क्या मतलब बताया था कि प्रथम लूप के अंतर्गत कुल प्रतिबाधा होती है Z11। मैंने आपको नोट लिखवाया था, आपने पढ़ा उसको ध्यान से देखा हो तो, पढ़ा हो तो आपको याद आएगा, नहीं पढ़ा हो तो नहीं आएगा, और नहीं पढ़ा हो तो देख लो। क्लास नंबर शायद 3rd में है वो, तो आप देख सकते हो, ऊपर ऊपर में नोट लिखवाया था आपको। तो Z11 इज इक्वल टू क्या है, ZI1 इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था यहाँ पे, V1 अपॉन में I1, ठीक है। इज इक्वल टू देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इस कंडीशन के लिए हमारा जो जेड पैरामीटर है उसमें आपने क्या कहा था कि ये इसका जो नाम है दूसरा वो क्या है, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल है। तो यहाँ पे देखो जब अपन Z11 के मान निकालते हैं, अर्थात जेड आई का मान निकालते हैं, हमारे पास जेड आई इज इक्वल टू V1 अपॉन में I1 का, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास I2 का जो मान है वो 0 रहेगा। अर्थात हमारे पास क्या है, अर्थात I2 का मान 0 कब हो सकता है, I2 का मान 0 तब हो सकता है जब हमारे पास द्वितीय अर्थात जो निर्गत हमारे पास जो सिरा है टर्मिनल का, 4 टर्मिनल नेटवर्क का जो निर्गत सिरा है वो हमारे पास कैसा हो, ओपन हो। तो हमारे पास देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं कि जेड आई, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बताया Z11 होती है, अर्थात प्रथम लूप में टोटल इम्पिडेंस को प्रदर्शित करता है। साथ के साथ जेड आई हमारे पास क्या है, जेड आई का जो नाम है हमारे पास है निवेशी प्रतिबाधा, इनिशियल इम्पिडेंस भी बोल सकते हैं अपन इसको, और निवेशी प्रतिबाधा के नाम से भी जानी जाती है। तो निवेशी प्रतिबाधा है ये, ठीक है। और निवेशी प्रतिबाधा है, और निवेशी प्रतिबाधा के साथ साथ में क्या है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। क्या है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। और परिचालन बिंदु प्रतिबाधा को मैंने आपको समझा दिया था। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है, वह प्रतिबाधा, यानी कि इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं कि यदि हमारे पास कोई लूप है और उस लूप के अंतर्गत, यदि जिस लूप के अंतर्गत विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है और उसी के अंतर्गत अपन किसी करंट का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इम्पीडेंस का मापन करते हैं, तो हमारे पास वो प्रतिबाधा कहलाती है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। और एक और प्रतिबाधा थी हमारी जिसका नाम था, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमसे कल थोड़ी सी, क्या है मैंने भी वहाँ पे आपको मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गौर नहीं किया और वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कल के लेक्चर में आप देख सकते हो हमारे पास जो आंतरिक बिंदु प्रतिबाधा अपन को आपने आंतरिक बिंदु अपनी प्रतिबाधा पढ़ी थी, तो वहाँ पे उसका नाम आंतरिक नहीं है, उसका नाम है आंतरित। आपने भी अगर बुक में चेक किया हो तो उसका नाम है आंतरित, तय है उसका नाम, क्या नहीं है। तो इस मिस्टेक को आप देख लेना और आप खुद सॉल्व कर लेना। वैसे उसकी जो डेफिनेशन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको केवल नाम चेंज करना है, आंतरित है वो, आंतरिक नहीं है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, सही कर लेना उसको। अब आते हैं टॉपिक पर। तो जेड आई हमारे पास क्या है, निवेशी प्रतिबाधा है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, इसका मतलब आपको पता है, ठीक है, परिचालन बिंदु का। और ये कब है, जब हमारे पास क्या है, हमारे पास I2 0 है, और I2 0 कब होगा, जब निर्गत सिरे खुले होंगे, निर्गत सिरे खुले होंगे, ये कंडीशन तभी हो सकती है। आप लॉजिकली देख लो, I2 का मान 0 कब होगा, यानी कि निर्गत सिरे में जो धारा का मान 0 कब होगा, जब सर्किट हमारे पास ओपन होगा निर्गत सिरे का, तो हमारे पास I2 का मान 0 होगा। उसी प्रकार जेड आर की बात करते हैं अपन। तो जेड आर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जेड आर हमारे पास हो जाएगा Z12 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जेड आर। Z12 का मतलब क्या होता है,
फर्स्ट एंड सेकंड लूप के अंतर्गत अन्योन्य प्रतिबाधा Z12 होती है। तो यहाँ पे ZR है हमारे पास, Z12 है, और Z12 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, Z12 इज इक्वल टू है हमारे पास V1 अपॉन में I2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, I1 0 होगा। I1 0 का मतलब क्या है, हमारे पास जो निवेशी सिरे हैं, अर्थात हमारे पास जो निवेशी सिरे हैं वो क्या हैं, खुले हुए हैं। तो I1 0 का मतलब निवेशी सिरे खुले हैं, निवेशी सिरे खुले हैं। ठीक है, I1 का मतलब क्या, I1 0 है मतलब निवेशी सिरे खुले हैं। और उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं किसकी, ZR की। तो ZR हमारे पास क्या है, ZR है हमारे पास उत्क्रम आंतरिक प्रतिबाधा। क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, उत्क्रम, रिवर्स इम्पीडेंस यानी उत्क्रम आंतरिक। ठीक है, आंतरिक, सॉरी इसको अपन गलत लिख दिया है यहाँ पे, आंतरिक, आगे ना यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, हमसे आंतरिक लिख दिया था अपन ने, वो है आंतरिक प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। तो Z हमारे पास क्या है, उत्क्रम आंतरिक प्रतिबाधा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं किसकी, ZF की। तो इसको प्रदर्शित करेंगे Z21 से। तो यानी कि ZF हमारे पास क्या होगा, V1 अपॉन में I1। ठीक है, सॉरी V1 नहीं, V2 आएगा यहाँ पे, देखो आप। तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 अपॉन में I1। और यहाँ पे इज इक्वल टू अपन बात करते हैं V2 अपॉन में I1 हो जाएगा। और Z21, तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम वापस, अब करेंगे, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब वापस वही I1 0 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यानी कि I1 0 है हमारे पास। अर्थात हमारा जो नाम है Z पैरामीटर का वो क्या है, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। अर्थात यहाँ पे एक सिरा अगर बंद रहेगा दूसरा खुला रहेगा, दूसरा बंद रहेगा तो हमारा पहला खुला रहेगा। अर्थात निवेशी अगर खुला है, ठीक है, तो निर्गत बंद है, निर्गत बंद है तो निवेशी खुला है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक सिरा हमारा खुला रहेगा, क्योंकि हमारे प्राचल का जो नाम है वो यही है, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। तो I1 हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो निवेशी सिरे हैं, निवेशी सिरे हैं वो खुले होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे अपन बात करते हैं ZF की। तो हमारे पास ZF की तो बात कर ZF की तो बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे हमारे पास बात करेंगे, देखो अब हो गए ना कन्फ्यूज, यहाँ पे गलती कर दी मैंने भी। कैसे, यहाँ पे देखो I1 0 हो ही नहीं सकता भाई, V2 अपन तो I1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे I2 होगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो गलती कर हो जाती है, मिस्टेक फ्लो में। तो I2 हमारे पास 0 होगा, अर्थात निर्गत सिरे हमारे पास खुले हैं, निर्गत सिरे खुले हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं ZF की। तो ZF का जो नाम है वो क्या है, हमारे पास है ZF का नाम है अग्र आंतरिक, अग्र आंतरिक, अग्र आंतरिक प्रतिबाधा, इसका नाम है अग्र आंतरिक प्रतिबाधा। इसको अपन कह सकते हैं ZF को, मतलब फॉरवर्ड का जो नाम है अपना, जो फॉरवर्ड अपन इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड इम्पीडेंस, यानी कि अग्र आंतरिक प्रतिबाधा अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अपन बात करते हैं Z22 की। तो हमारे पास क्या है, Z0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 अपॉन में I2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में I1 का मान कितना होगा, 0 होगा। अर्थात हमारे पास जो निवेशी सिरे हैं वो खुले होंगे, निवेशी सिरे खुले होंगे, किसमें, चतुर्थ टर्मिनल जाल में। ठीक है, निवेशी सिरे ओपन होंगे, निवेशी सिरे खुले होंगे। यहाँ पे जो Z0 है वो क्या है हमारे पास, Z0 है हमारे पास निर्गत प्रतिबाधा, आउटडोर इम्पीडेंस, अर्थात निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा। तो यहाँ पे हमने मतलब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, V1 इज इक्वल टू ZI I1, ZR I2, ZF I1, Z0 I2। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और 6 में हम क्या पुट कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है ZI उसकी जगह Z11,
जेड आर की जगह Z12, जेड एफ की जगह Z21 और जेड नोट की जगह Z22 अपन पुट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे इसको समझा है और इस कॉन्सेप्ट में जो भी यहाँ पे अपन काम ले रहे थे उस चीज़ को अपन को यहाँ पे समझ लिया है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास समीकरण नंबर 5 और 6 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो भाई, जल्दी जल्दी करना है अपन को, कुछ नहीं करना। अब समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 व 6 में मान रखने पर तो 6 और 5 और 6 में मान रखेंगे हम, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस में Z12 I2, V2 इक्वल टू हमारे पास Z21 I1 प्लस में Z22 I2। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 8। तो समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 जेड प्राचल समीकरण कहलाती हैं। तो समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 8 हमारे पास क्या कहलाती हैं? जेड प्राचल इक्वेशन, जेड प्राचल समीकरण कहलाती हैं। ठीक है, और अगर इसको अपन बात करते हैं, हमारे पास जो 7 और 8 इक्वेशन है, इसको अगर अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखो आप, इसको अपन क्रेमर नियम से लगाते हैं यहाँ पे। तो क्रेमर नियम की सहायता से इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखो आप, यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज की इम्पीडेंस V1 V2 इज इक्वल टू अपन बात करते हैं हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी किसकी? इम्पीडेंस की। ठीक है, यानी कि Z11 Z12 Z21 और Z22, और ये हो जाएगी हमारे पास करंट की मैट्रिक्स I1 और I2। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर, इसको अपन बोल सकते हैं 9। ठीक है, और इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हैं अपन। कैसे? हमारे पास जो Z की इम्पीडेंस है Z11 Z12 Z21 और Z22, इसको देखो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। कैसे? Z हमारे पास निवेशी प्रतिबाधा, ZR उत्क्रम प्रतिबाधा, ZF अग्र प्रतिबाधा और Z नोट हमारे पास ये कौन सी? निर्गत प्रतिबाधा। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 10 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर जो 10 हमारा है वो क्या कहलाता है? हमारा समीकरण नंबर 10 का हमारा क्या कहलाता है? प्राचल की जेड प्राचल को परिभाषित करता है। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 10 है वो हमारे पास जेड प्राचल प्रतिबाधा, जेड प्राचल जो प्रतिबाधा है उसको प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 7, तो एग्जाम में आपसे यहाँ तक पूछा जाता है, कहाँ तक? इस 7 और 8 इक्वेशन, अर्थात अपन जेड प्राचल की जो समीकरण है उनको व्युत्पन्न करो, तो यहाँ तक अपन को करना है V1 और V2। ठीक है, और क्रेमर नियम से आपसे पूछ ले थोड़ा बहुत, इधर अपन ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं, इसमें क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने टाइम दिया है प्रॉपर जेड प्राचल को। अब देखो 5 मिनट के अंदर वाई प्राचल होगा और 5 ही मिनट के अंतर्गत अपन किसको करेंगे? एच पैरामीटर को। अब मैं देखो टाइम नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले टाइम दे दिया आपको, आधे घंटे का टाइम दे दिया है किसमें? जेड प्राचल में, एक एक चीज़ को समझाने में। अब बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस चलेगा किसमें? वाई प्राचल में और उसमें एच प्राचल में। तो चलिए वाई प्राचल को स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट लगाऊंगा, देखो हाईएस्ट 5 मिनट के अंदर खत्म। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास वाई प्राचल। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने की क्या है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे समझने की ये है कि यहाँ पे हम वाई प्राचल के जो समीकरण है वो किस प्रकार लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे कौन स्वतंत्र चर है और कौन परतंत्र चर है। तो यहाँ पे देखो वाई प्राचल है हमारे पास, इसका जो नाम है, अब दूसरा भी नाम है, क्या नाम है? लघुपतित प्रतिबाधा प्राचल। तो ठीक है, उसको भी लिख देता हूँ मैं साथ में यहाँ पे। इसका सेकंड नाम है लघुपतित प्रतिबाधा प्राचल। ठीक है, और ये नाम आपको याद होना चाहिए इसका, लघुपतित प्रतिबाधा प्राचल आप लगा लेना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे वाई प्राचल के अंतर्गत। मैं बात बताऊँ आपको, जिस प्रकार हमने जेड प्राचल में देखा कि हमारे पास वोल्टेज है वो कैसा है? परतंत्र है, डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं जो करंट है हमारे पास I1 और करंट I2, उनकी जो वैल्यू है हमारे पास वो अब डिपेंडेंट रहेगी किस पर? वोल्टेज पर, V1 और V2 पर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा काम हो गया, अर्थात अपन बात करते हैं वोल्टेज हमारे पास फ्री वेरिएबल हो गए और हमारे पास जो करंट है, धारा है, वो हमारे पास क्या हो गई?
डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। तो अब देखो अपन को क्या करना है, वही इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, इसको अपन समीकरण नंबर 2 नाम देंगे, इसका मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, वो का वो पैटर्न फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं गणितीय विश्लेषण की, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ की, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा क्या यहाँ पे, तो इसको अपन थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो यहाँ पे वापस लिख देते हैं यार, अपने क्या जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अपन मैथमेटिकल गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं इसका अपन। तो मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, वही का वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो अपन ने जेड प्राचल में किया है। तो ठीक है, जल्दी करते हैं, 5 मिनट में सोल्व करना चाहिए अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अपन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है हमारे पास। तो 1 व 2 से अपन क्या करेंगे, उनका आंशिक संपूर्ण करेंगे, लेकिन संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर कैसे टुकड़ों में लिखिए लाइन, देखो समीकरण नंबर 1, 2 का संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आपको पता है यहाँ पे जो डिपेंडेंट है वो कौन है, I1 I2, और इंडिपेंडेंट V1 और V2, ठीक है। तो I1 तो आपको पता है किस प्रकार होगा इसका अवकलन, तो देखो इस प्रकार होगा कि हमारे पास से डेल I1 इज इक्वल टू डेल I1 अपॉन में डेल V1 डॉट डेल V1 प्लस में डेल I2, हमारे पास डेल I2 नहीं डेल I1, यहीं पे तो गलती हो जाती है, डेल I1 और डेल V2 डॉट डेल V2। अपन फिर बात करेंगे इसको समीकरण नंबर 3, और बात करेंगे डेल I2 इज इक्वल टू, देखो डेल I2 अपॉन में डेल V1 डॉट डेल V1 प्लस में डेल I2 अपॉन में डेल V2 डॉट डेल V2, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब देखो जिस प्रकार हमने वहाँ पे परिवर्तन को, ठीक हो, हमने धारा में परिवर्तन चेंज इन करंट, धारा में परिवर्तन को हमने I माना था, और वोल्टेज में परिवर्तन को हमने क्या माना था, वोल्टता में। तो वोल्टता में जो हमारा परिवर्तन है उसको हमने V माना था, उसी प्रकार यहाँ पे मान लेंगे, और मानने के बाद हम क्या लिख देंगे, देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 3 और 4 की सहायता से, समीकरण नंबर 3 और 4 की सहायता से अपन क्या लिख देंगे, देखो डेल I1 डेल I2 जो क्या लिख लेंगे, I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि वहाँ पे अपन ने ओम का नियम लगाया था, और ओम के नियम की सहायता से अपने इम्पीडेंस के रूप में यहाँ पे वैल्यू लिख दी थी। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, I अपॉन में भी है, और आपको पता है कि हमारे पास जो ओम का नियम लगेगा, यहाँ पे ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, और यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है I अपॉन, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू देखो, अगर आप देखो तो हमारे पास I अपॉन में बन रही है, V बन रही है, तो आप 1 अपॉन में R इज इक्वल टू बन रही है, हमारे पास क्या बन रही है, I अपॉन में V बन रही है। तो इसका मतलब समझे आप, 1 अपॉन R यानी कि 1 अपॉन Z क्या होता है, Y होता है, प्रवेशिता होती है, प्रवेशिता आपने सुना हो नाम, मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो Y, ठीक है। और आपको पता है वैसे Y प्राचल पढ़ रहे हैं, हमारे पास से Y ही आएगा, जिस प्रकार हम Z की बात करते हैं वहाँ पे Z आएगा, और Y प्राचल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे Y आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही YI और V1 प्लस में YR V2, और उसी के बाद हमारे पास देखो I2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, YF V1 प्लस में Y0 और V2, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। उसी प्रकार देखो समीकरण नंबर 5 और 6 में हमने आपको डिफाइन किया था किस किस को, देखो हमने बात करी थी किसकी, हम यहाँ पे हमने सिंपली सबके लिए बात करी थी, जैसे कि Y1 इज इक्वल टू हमारे पास YI होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास YR इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, YR होगा, उल्टा लिख दिया, YR इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, Y12 होगा। और यहाँ पे लिख सकते हो आप, देखो Y21 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, YF होगा, और Y22 इज इक्वल टू हमारे पास होगा Y0। और यहाँ पे देखो आप खुद देख सकते हो, हमारे पास क्या देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे जो YI है, Y0 है,
और यहाँ पे वाई एफ है, ये क्या है, देखो वाई एफ की बात करते हैं अपने पास, अरे वाई एफ नहीं है, ये वाई आई रहेगा यहाँ पे यार, ठीक है। तो वाई आई क्या रहेगा हमारे पास, आपको पता है निवेशी प्रवेशिता रहेगी हमारे पास, क्या है, निवेशी प्रवेशिता रहेगी, निवेशी प्रवेशिता रहेगी हमारे पास कौन सी, वाई आई, ठीक है। और अपन को पता है यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी y12 की, सॉरी y12 नहीं, y11 की बात करेंगे यहाँ पे। तो y11 की बात करते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास वाई आई, और आपको पता है हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, I1/V1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है, इसको अपन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखो जल्दी जल्दी में यहाँ पे क्या है, इसको अपन ने ऊपर कर दिया। तो दोबारा समझते हैं भाई, देखो दोबारा समझो इस चीज़ को। हमारे पास देखो कितनी आई है, y11, अर्थात y11 हमारे पास, y11 क्या है हमारे पास, वाई आई, ठीक है। और वाई आई को क्या कहेंगे, निवेशी प्रवेशिता, मैंने आपको पहले समझा दिया आपको, निवेशी प्रवेशिता। अब बात करते हैं वाई आई है भाई, देखो वाई टी दिख रहा है आपको, ये वाई आई है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमारे पास y11 हमारे पास वैल्यू है, तो y11 इक्वल टू वाई आई है, और वाई आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, I1/V1 है। लेकिन ये कब है, ये बात करते हैं अपन, देखो जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या होगा, I1/0 होगा। अर्थात हम बात करते हैं जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन I1/0 नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन I1/0 नहीं करेंगे, हम जेड प्राचल के अंतर्गत जब I1/0 करते थे इसमें फर्स्ट कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे अपन कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन करेंगे V1 = 0। और आपको ये पता होना जरूरी है कि हमारे पास वोल्टेज कब जीरो होगा, वोल्टेज जब जीरो होता है जब हमारे पास दोनों सर्किटों को आपस में जोड़ दिया जाता है, अर्थात दोनों सिरों पर विभव का जो अंतर होता है वो जीरो होता है, अर्थात दोनों सिरों को जोड़ दिया, यानी कि परिपथ लघुपतित हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हमारा जो वाई प्राचल है उसका नाम आपने पढ़ लिया है, इसका जो नाम है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है हमारे पास, लघुपतित प्रतिबाधा प्राचल। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इसके नाम में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, अर्थात V1/0 करेंगे अपन, तो V1/0 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट होगा, अर्थात V1/0 है। अर्थात हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो निर्गत सिरा है, यानी कि अपन बात करते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में, तो यहाँ पे V1 0 नहीं होगा, फिर वही गलती बात कर दी भाई, शॉर्ट सर्किट तो होगा लेकिन V2 होगा। अब देखो फिर वही बात, यहाँ पे वाई आई की बात कर रहे हैं तो I1/V1 हो गया, तो V1 तो 0 नहीं होगा क्योंकि अपन V1 की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास V2/0 होगा, अर्थात हमारा जो निर्गत सिरा है वो लघुपतित होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे y12 यानी कि YR बराबर है, और YR बराबर हमारे पास कितने वैल्यू है, देखो ध्यान से देख सकते हो आप, YR = हमारे पास होगा I1/V2। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो V1 है वो 0 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास जो निवेशित सिरा है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लघुपतित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, YR की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें अपन ने बात करा था किसकी, ZR की, तो Z हमारे पास क्या था, Z हमारे पास था पश्चय प्रतिबाधा। उसी प्रकार ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पश्चय प्रवेशिता, ठीक है, पश्चय प्रवेशिता, ठीक है। उसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो फिर हमारे पास वाई एफ की जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास से I2/V1, सही है, I2/1 में क्या हो जाएगी हमारे पास, V1 हो जाएगी, और यहाँ पे अपन करेंगे V2/0, अर्थात वही हमारे पास जो V2/0 का मतलब क्या है, हमारे पास जो निर्गत सिरा है उसको लघुपतित कर दिया, यानी कि दोनों टर्मिनलों को आपस में जोड़ दिया। और यहाँ पे हमारे पास वाई एफ क्या है, तो वहाँ पे जेड एफ क्या था हमारे पास, जेड एफ था हमारे पास अग्र प्रतिबाधा, उसी प्रकार यहाँ पे होगा अग्र प्रवेशिता। यहाँ पे तो मैं बिल्कुल रफली कार्य कर रहा हूँ, आप यहाँ पे समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं शानदार तरीके से पहले ही, ठीक है। उसके बाद में अपन y0 की बात करते हैं, तो y0 = हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है अपने पास, I2/V2, यानी कि हमारे पास V1/0, अर्थात निवेशित सिरे को हमने लघुपतित कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे, देखो हमारे पास जो y0 होगा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, y0 निर्गत प्रवेशिता, निर्गत प्रवेशिता,
ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लिख ली है, ठीक है, चारों कंडीशन लिख ली। और चारों कंडीशनों को हमने फिर जब पुट करा समीकरण नंबर 5 और 6 की सहायता से, तो समीकरण 5 व 6 में मान रखने पर, तो समीकरण 5 और 6 में मान रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से देख सकते हो आप यहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास Y11 V1 प्लस में Y12 V2, और I2 इज इक्वल टू हमारे पास Y21 V1 प्लस में Y22, ये हमारे पास हो जाएगा V2, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, हमारे पास समीकरण नंबर आ जाएगा 7 और समीकरण नंबर 8। तो आप देख सकते हो समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 हमारे पास वाई प्राचल समीकरण कहलाती है। वाई प्राचल समीकरण आपसे एग्जाम में ये पूछी जाती है, वाई प्राचल समीकरण। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जब अपन जेड वाई और एच को पूरा कर लेंगे तो अपन बाद में संबंध पढ़ेंगे, इनमें रिलेशन जेड वाई प्राचल में, ठीक है, जेड एच प्राचल में, वाई जेड प्राचल में, मतलब जितने भी रिलेशन बनते हैं सारे रिलेशन पढ़ेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से रिलेशन भी, ठीक है। मतलब ये हमारे पास जो प्राचल है उसको कम पूछा जाता है और हमारे पास जो उसका संबंध है वो एग्जाम में आता है। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हाँ उसी प्रकार देखो हमारे पास जो जेड प्राचल समीकरण आई थी उसको भी याद करना पड़ेगा, अर्थात ये अपने पास इंपॉर्टेंट समीकरण है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें याद करने की क्या बात है, जेड प्राचल में हमारे पास क्या है, आई फ्री वेरिएबल है, और वाई प्राचल में हमारे पास वोल्टेज फ्री वेरिएबल है, और एच प्राचल में हम बात करेंगे बाद में, वो बात की देखी जाएगी। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन वही मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, यानी कि देखो यहाँ पर I1 I2, ठीक है, और हमारे पास देखो ये इसको Y1 Y12 Y21 और Y22, और हमारे पास ये वोल्टेज की मैटर V1 और V2, ये अपॉन में नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास ये समीकरण नंबर 9 हो जाएगी। और इसको अलावा फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल अगर प्रवेशिता की मैट्रिक्स देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू अपन बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो Y11 और Y12 Y21 Y22, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, हमारे पास वाई प्राचल को प्रदर्शित करती है। तो ये हमारे पास बाद की बात है, लेकिन यहाँ तक इम्पोर्टेंट होना आपको याद होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे वाई प्राचल को भी समझ लिया है, तो वाई प्राचल को समझ लिया है, ठीक है। अब चलते हैं किस पर, एच प्राचल पर, और सबसे इम्पोर्टेंट है एच प्राचल, उसको समझते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से और बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे उसको, एच प्राचल को, ठीक है। चलते हैं तो वहाँ पे समझते हैं उसको। तो देखो अब हमारे पास है एच प्राचल। एच प्राचल वेरी वेरी मोस्ट है। जेड और वाई तो आपसे अगर कोई नहीं पूछेगा तो गारंटी है एच प्राचल आपसे ज़रूर पूछ लेगा एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो एच प्राचल को समझने के लिए अपन क्या है कि वाई और जेड की सहायता लेते हैं। कैसे, यहाँ पे एच प्राचल का जो नाम है अलग से, उसका नाम है संकर प्राचल, अर्थात मिक्स ब्रीड, मिक्स है ये दोनों का, जेड और एच का, सॉरी जेड और एच का नहीं, जेड और वाई का मिक्स है हमारे पास एच प्राचल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखना, जिस प्रकार जेड प्राचल के अंतर्गत धारा फ्री वेरिएबल थी, वाई प्राचल में हमारे पास वोल्टेज फ्री वेरिएबल थी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक टाइम पर तो V1 इज इक्वल टू एफ I1 V2, यानी कि एक टाइम पर तो हमारे पास धारा फ्री वेरिएबल है और वोल्टेज भी फ्री वेरिएबल है, अर्थात यहाँ पे दोनों धारा और वोल्टेज दोनों हमारे पास फ्री वेरिएबल होंगी, ये कंडीशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमारे पास जो एच प्राचल समीकरण की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, अर्थात बात करते हैं यहाँ पे एच प्राचल में, तो V1 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा फंक्शन I1 V2 और I2 इज इक्वल टू होगा एफ V1 I2, अर्थात यहाँ पे धारा और वोल्टेज दोनों हमारे पास फ्री वेरिएबल मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि V1 इज इक्वल टू हमारे पास है, तो यहाँ पे I1 और V2 फ्री वेरिएबल है, और I2 की बात करते हैं तो यहाँ पे V1 और I2 हमारे पास फ्री वेरिएबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धारा और वोल्टेज दोनों फ्री वेरिएबल का काम कर रहे हैं। तो वापस देखो पैटर्न हमारे पास सेम रहेगा,
बस यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात यह है कि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंस होगी। कैसे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल वोल्टेज और करंट दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समीकरण अपन 1 और 2 का अपन आंशिक अवकल समीकरण करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 का आंशिक अवकलन, आंशिक कौन सा? संपूर्ण आंशिक अवकलन। तो यार वो लिखना भूल जाता हूँ मैं बार बार, तो आप लिख लेना यहाँ पे संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर। तो संपूर्ण आंशिक अवकलन इसका देखना काफ़ी अच्छे तरीके से। कैसे करेंगे अपन? देखो हम करेंगे डेल v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन बात करेंगे i1। तो हमारे पास यहाँ पे i1 के सापेक्ष करेंगे किसका? v1 का। तो यहाँ पर होगा डेल v1 अपॉन में डेल i1 कोमा डेल i1। फिर हमारे पास इस v1 का होगा किसके? v2 के सापेक्ष। तो डेल v1 अपॉन में डेल v2 डॉट डेल v2। इसमें गलती मत करना, बिल्कुल इसको ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, फिर समझा देता हूँ मैं। डेल v1 के सापेक्ष करेंगे तो डेल v1 तो यहाँ पे आएगा, बाकी फ्री वेरिएबल कौन सा है? i1 के सापेक्ष। फ्री वेरिएबल कौन सा है? v2, तो v2 के सापेक्ष। और डेल v1 तो यहाँ पे बना रहेगा हमारा। बात करते हैं सेकंड डेल i2 की। ठीक है, तो डेल i2 इज इक्वल टू अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो फिर वही बात है, हमारे पास क्या है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल स्मॉल आई की बात करेंगे अपन। स्मॉल i2 इज इक्वल टू हमारे पास डेल, तो यहाँ पे देखो अब अपन i2 की बात करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष? v1 के सापेक्ष। तो देखो i2 हमारे पास यहाँ पे बना रहेगा, और बात करेंगे डेल v1 डॉट डेल v1 की, प्लस में डेल i2 तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपन करेंगे इसकी सापेक्ष किसके? डेल i2 के ही सापेक्ष करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल i2, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो यार, ओहो ओहो, देखो देखो देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे कर क्या रहे हैं अपन। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, और देखो यहाँ पे हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, और उस गलती को अपन सुधारेंगे। देखो वापस यार, क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हमें हो गया था, और वो क्या हो गया था? देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि v1 इज इक्वल टू एफ i1 v2 आएगा, और i2 इज इक्वल टू एफ p हमारे पास i1 v2 ही आएगा। अर्थात यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती हैं वो बिल्कुल सेम आएगी। आपने जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर में गौर किया होगा, जैसे हमारे पास i1 i2 फ्री वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी i1 i2 आया है, और v1 v2 फ्री वेरिएबल है, तो हमारे पास v1 v2 हमारे पास फ्री वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, तो फिर गलती को अपन कवर अप कर लेते हैं, और कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलती इंसान से होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं वापस, देखो फ्लो में आ जाओ, वापस फ्लो में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो गलती है उसको छोड़ दो। बाकी अपन वापस फ्लो में आते हैं। अपन पढ़ रहे हैं एच प्राचल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास धारा और वोल्टेज दोनों क्या होंगे? हमारे पास फ्री वेरिएबल रहेंगे। तो v1 इज इक्वल टू एफ i1 v2, i2 इज इक्वल टू i1 v2। ठीक है, फिर अपन 1 और 2 का आंशिक अवकलन कर रहे हैं। 1 और 2 का आंशिक अवकलन यहाँ पे अपन ने कर दिया। तो देखो हमारे पास फर्स्ट का तो सही है, सेकंड में हमारे पास क्या आ गया? फिर यहाँ पे मेरे को पता चला कि हाँ भाई थोड़ी अपन ने मिस्टेक यहाँ पे कर दी है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? देखो हमारे पास डेल i1 के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो i2 का होगा डेल i1, और हमारे पास डेल i1 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बाद में डेल i2 अपॉन में क्या आएगा? डेल v2 आएगा, यहाँ पे डेल v2 और डेल v2 के सापेक्ष। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब हमारी गलती बिल्कुल हमने सुधार ली है। ठीक है, अब चलते हैं वापस। अब तो यहाँ पे देखो, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बड़ी बात थी नहीं वैसे तो, यहाँ पे बस यहाँ पे अपन ने वैल्यू यहाँ पे गलत पुट कर दी है, तो वहाँ पे अपन ने आंशिक अवकलन यहाँ पे गलत कर दिया है। तो अब हमारे पास बिल्कुल सही वैल्यू है एकदम। तो बस अपन चलते हैं आगे अपन, और अपन क्या करेंगे? देखो वही हमारा काम था, मैंने कहा था आपसे, जैसा जेड में करेंगे वैसा वाई में, और वैसा ही एच में करेंगे। तो हमने क्या करा? जो हमारे पास परिवर्तन था किसमें? धारा में, उसको अपन ने प्रदर्शित किया I से, और परिवर्तन था किसमें? वोल्टेज में। तो वोल्टेज में जो परिवर्तन उसको अपन ने किया किसमें? परिवर्तन वोल्टता में। तो परिवर्तन वोल्टता में इसको अपन ने V से प्रदर्शित कर दिया। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे? डेल v1 का जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई? v1, और यहाँ पे देखो v1 i1। ठीक है, तो v1 i1 का जो अनुपात रहेगा उसको अपन प्रदर्शित करेंगे किससे? hi1 से। ठीक है, hi से, और इसको मैं बताऊंगा क्या है ये hi,
और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एच आई और I1, यहाँ पे डेल I1 है तो डेल I1 में जो परिवर्तन हो गया उसको अपन I से प्रदर्शित कर दिया और परिवर्तन वोल्टता को अपन ने V से प्रदर्शित कर दिया। तो डेल I1 का मान I1 प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो वही HR और हमारे पास ये क्या जाएगा V2 और V2 इज इक्वल टू, सॉरी V2 नहीं I2, फिर गलती कर दें I2 फिर अब नहीं करेंगे भाई गलती, देखो I2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा HF और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे I1 प्लस में H0 V2। समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। तो यहाँ पे अपन समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 तक पहुँच चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे परिभाषित करना है HI HR HF H0 ये क्या है और इसकी अपन को तुलना करनी है। ठीक है, इसको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। तो अब देखो ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी हमारा समाप्त होने वाला है कौन सा, H पैरामीटर। और यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, देखो यहाँ पे किसकी अपन बात करते हैं, यहाँ पे V1 I2 की। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले HI की। ठीक है, तो हमारे पास H11 इज इक्वल टू होगा HI। ठीक है, H11 होगा बराबर HI। ठीक है, और HI बराबर हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो V1 अपॉन में I1। तो V1 हमारे पास होगा I1। अब देखो हमारे पास जब अपन Z पैरामीटर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे देखो जब I1 होता था हमारे पास, ठीक है, तो Z पैरामीटर में हमारे पास आपको पता है कि जो हमारे पास फ्री वेरिएबल है, हमारे पास जो फ्री वेरिएबल है करंट होगा, हमारे पास फ्री वेरिएबल हमारे पास क्या है, करंट है। तो वहाँ पे अपन क्या करते थे कि खुला परिपथ, अर्थात हम करते थे कि I2 बराबर खुला परिपथ होगा। और Y प्राचल में बात करते थे अपन तो हमारे पास लघुपतित की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास V1 V2 लघुपतित होंगे, अर्थात दोनों शॉर्ट सर्किट होंगे। लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे किस प्रकार, H पैरामीटर के अंतर्गत। देखो जब अपन H11 HI करेंगे तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास V2 का मान 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन को किसका मान करना पड़ेगा, V2 का मान 0। और V2 का मान 0 कब होगा, जब हमारे पास निर्गत सिरे लघुपतित होंगे। अब ये कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। देखो भाई निर्गत सिरे कैसे हों, लघुपतित हों, शॉर्ट सर्किट हों। ठीक है, लघुपतित हों, तब जाके V2 बराबर 0 होगा और हमारे पास H11 HI की वैल्यू परिभाषित होगी। और हमारे पास यहाँ पे HI क्या है, HI हमारे पास है निवेशी प्रतिबाधा। क्या है हमारे पास, निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, और अपन बात करते हैं फिर H12 यानी कि HR की। HR हमारे पास क्या है, V1 अपॉन में क्या है, V2 है। और V1 अपॉन में V2 कब आएगा, जब H1 बराबर 0 होगा। H1 का मतलब जब निवेशी सिरा खुला हो। अब देखो ये कॉन्सेप्ट को आपको पता होना जरूरी है। कैसे, जब भी वोल्टेज 0 होगा ना तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास जो सर्किट होगा वो लघुपतित होगा। अब लघुपतित क्यों होता है, आपको पता है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है दो सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न होता है, उनका अंतर होता है विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो दो सिरों के ऊपर विभवांतर कब उत्पन्न होगा, जब दोनों सिरे अलग अलग होंगे। जब अपन दोनों सिरों को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तभी तो हमारे पास वोल्टेज का मान 0 होगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए अपन V2 का मान 0 कर रहे हैं। और V2 का मान 0 कब होगा, और V2 क्या है हमारे पास, निर्गत सिरे पर बोलता है, और निर्गत सिरे पर बोलता 0 होगी तो हमने कह दिया कि निर्गत सिरा हमारे पास कैसे हो गया, लघुपतित हो गया। अब आ गई होगी समझ में बात। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, V2 0। अब बात करते हैं HR की, तो V1 अपन V2 है तो यहाँ पे I1 0 हो जाएगा। और V1 अपन V2 क्या होता है, हमारे पास जो HR है वो क्या है, वो हमारे पास है वोल्टेज लाभ। क्या है हमारे पास, ये है R है, R मतलब रिवर्स है, रिवर्स का मतलब क्या होगा, उत्क्रम। तो ये हो गया हमारे पास उत्क्रम वोल्टता लाभ, हमें वोल्टेज गेन हुआ, वोल्टता लाभ मिला है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं H21 की। H21 है HF। HF क्या है हमारे पास, HF आप यहाँ देख सकते हो I2 अपॉन में V1, I2 अपॉन में I1 है हमारे पास, I2 अपॉन में I1। तो HF हमारे पास क्या हो गया, I2 अपॉन में I1 हो गया। और यहाँ पे I2 अपॉन में I1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, V2 का मान 0 होगा। अर्थात वही बात, हमारे पास क्या होगा, वही बात, V2 बराबर 0। तो यानी कि V2 का मान कितना हो गया, अर्थात वही निर्गत सिरा हमारा क्या हो गया, लघुपतित हो गया।
तो यहाँ पे जो एच एफ है हमारे पास वो होगी हमारे पास अग्रधारा लाभ। अग्रधारा लाभ, धारा लाभ क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि I2 अपन में I1 है, V1 अपन में V2 क्या बोला हमने, उत्क्रम धारा, उत्क्रम वोल्टता लाभ, ठीक है। और I2 अपन में I1 बोला अपने अग्रधारा लाभ, ठीक है। और हमारे पास जो H22 होगा यानी कि H नोट बराबर क्या है हमारे पास, H नोट बराबर है हमारे पास I2 अपन में V2 यानी कि I1 का मान 0 होगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया हो तो देखो V2 फिर I1 फिर V2 फिर I1, तो आप देख सकते हो हमारे पास दो ही कंडीशन आएगी, हमारे पास निर्गत सिरा लघुपतित हो और निवेशी सिरा खुला हो, निर्गत सिरा लघुपतित हो और निवेशी सिरा खुला हो, क्योंकि अपन ने Z और Y को मिक्स कर दिया है इसलिए, ठीक है। अब तो आगे होगी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बिल्कुल आप, और बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। आप खुद देखोगे नोट्स में तो आपको एक ही बार में समझ में आएगा पढ़ते ही, ठीक है। तो I1 हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया खुला परिपथ के कारण, और खुला कौन सा है, निवेशी खुला है, तो हमारे पास ये खुला हो गया निवेशी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अब देखो खुला निवेशी परिपथ हो गया, और अब क्या है हमारे पास, अपन बात करते हैं H नोट की। तो H नोट क्या है हमारे पास, तो H नोट है हमारे पास, क्या है H नोट, निर्गत प्रवेशिता है हमारे पास, क्या है, निर्गत प्रवेशिता। H नोट है हमारे पास निर्गत प्रवेशिता है, क्योंकि हमने बात करी थी यहाँ पे Z और Y को यहाँ पे मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे HI हो गया निवेशी प्रतिपदा, H नोट हो गया निर्गत प्रवेशिता, HF और HR हो गया हमारे पास उत्क्रम वोल्टता लाभ और अग्रधारा लाभ। तो इनको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, देखो ये HF HR और HI, ये आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो बस खेल ख़त्म है। अब हमारे पास क्या है, वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास जो जो वैल्यू आई है H11 की, H22 की जो वैल्यू है वो अपन पुट कर देंगे। हमारे पास जो समीकरण हमारे पास जो 5 व 6 है उसमें पुट करेंगे वैल्यू, हमारे पास क्या आएगा, देखो V1 इक्वल टू हमारे पास H11 I1 प्लस में H12 V2, I2 इक्वल टू बात करते हैं H21 I1 प्लस में H22 V2। हमारे पास समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 7 और 8 को रट लेना है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में तो है ही, इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में जब अपन 2nd 3rd में जब अपन क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, तो ट्रांजिस्टर के अंतर्गत अपन इस H प्राचल पैरामीटर या H प्राचल का अपन उपयोग लेंगे और वहाँ पे शानदार तरीके से इसका उपयोग लेंगे। तो हमारे पास क्या होगी, H प्राचल समीकरण हो गई, H प्राचल समीकरण हो गई हमारी, ठीक है। तो इतना हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और देखो हमारे पास एक H प्राचल का अपन डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि अपन चैप्टर नंबर 3 जब अपन ट्रांजिस्टर डायोड पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे H प्राचल का, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी झलक अपन देख लेते हैं। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो इस जगह पे बना देता हूँ, यहाँ पे देखो किस प्रकार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास समीकरण आती है V1 और V2 की, हमारे पास जो समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर क्या है 6 है, उसके आधार पर बनेगा वो डायग्राम, ठीक है। ये तो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के लिए हो गया ये हमारे ये इक्वेशन, और 5 और 6 है ये हमारे पास से कह सकते हैं अपन मूल हमारे पास हो गई H प्राचल की समीकरण। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना, हमारे पास डायग्राम किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार कुछ डायग्राम बनेगा किसमें, जब अपन पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इसी के अंदर। थोड़ी सी मैं झलक प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको, जब अपन किस में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये 1 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 2 हो जाएगा, यानी कि निवेशी सिरा, निर्गत सिरा। और यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रतिरोध की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा HI हमारे पास क्या है, निवेशी प्रतिबाधा, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है HRV2 क्या है हमारे पास, HR हमारे पास क्या है, उत्क्रम वोल्टता लाभ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्क्रम वोल्टता लाभ। और HF I1 क्या है हमारे पास, ये देखो HF, ये हमारे लास्ट में HF हमारे पास क्या है, अग्रधारा लाभ, ठीक है। और यहाँ पे H नोट क्या है, निर्गत प्रवेशिता,
तो देखो प्रवेशिता को अपन क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास है प्रतिबाधा, इसको अपन श्रेणीक्रम में जोड़ा और प्रवेशिता को जोड़ेंगे अपन किसमें, यहाँ पे एच नॉट को जोड़ेंगे श्रेणीक्रम में। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा एच प्राचल का रहेगा। एच प्राचल का चित्र है ये, एच प्राचल का डायग्राम है, जो कि अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट में इतना काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर आपसे शॉर्ट टिप्पणी पूछ ली जाए एच प्राचल पर तो आप उस डायग्राम को बना सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि अपन को यहाँ तक करना है, केवल यहाँ तक बस, समीकरण नंबर 7 और 8 तक आप कर दोगे तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर में सवाल आ सकता है, वैसे एच प्राचल के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। तो देखो आज के लेक्चर में वैसे अपन इतना ही पढ़ेंगे, और अगला जो लेक्चर आएगा अपना उसमें अपन पढ़ेंगे एच प्राचल, जेड प्राचल और हमारे पास वाई प्राचल। इन तीनों के अंदर अपन रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, संबंध पढ़ेंगे। वो लेक्चर केवल इसके ऊपर रहेगा, और उसके अलावा फिर अपन बात करते हैं, ये लेक्चर हो गया इसका, और उसके बाद में वो लेक्चर हमारे पास आएगा। उसके बाद में हमारे पास कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होगा हमारा। अभी तक पार्ट फर्स्ट ही हमारे पास कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें वो हमारे पास बेसिक मैंने पढ़ा था, छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में लूप एनालिसिस पर मैं पढ़ी है, नोड एनालिसिस पर मैं पढ़ी है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, सिंपल आंतरिक बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ठीक है। उसके बाद हमने एच जो हमारे पास प्राचल आया, ठीक है। तो चतुर्थ टर्मिनल जाल का प्राचल, फिर उसके अंदर अपन जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। तो जेड और वाई और हमने एच को हमने आज पढ़ लिया है बिल्कुल डिटेल से। और मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे देखो जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर के जो फॉर्मूले हैं ना, एक तो हमारे पास समीकरण नंबर 5, 6 जो आती है, और 7 और 8 आती है। ये चारों समीकरण सभी तीनों की आपको याद होनी चाहिए, अपन कहीं पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कल अपन पढ़ेंगे इन पे रिलेशन। फिर उसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर हमारा जो फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट, जाल प्रमेय। तो देखो 4 नंबर का सवाल तो अपन देखो यहाँ से आ सकता है, किसमें से, अपन ने जो अभी तक पढ़ा है ना अभी तक, उसमें से 4 नंबर के आने के चांसेस बनते हैं, बस इतना मान लो आप। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेगा। अब आप सोच रहे हो कि यार बोले क्या चक्कर है, इतना अच्छा यहाँ पे अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर अपन ने पढ़ा, तो यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं उठता है। तो बात करते हैं, वो तो एग्जामिनर के डिपेंड करता है माइंड के ऊपर। लेकिन देखो इसमें इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना, आप देखोगे थ्योरम्स को, यहाँ पे कम से भी कम है ना 5 से 7 थ्योरम है हमारी। इसके जो अगला पार्ट अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का, 7 थ्योरम्स हैं। और आप ये मान लो कि एक लेक्चर में अपन केवल एक ही थ्योरम को कंप्लीट करेंगे, तो 7 लेक्चर तो अपन 7 थ्योरम्स के मान लो आप, ठीक है। तो 7 लेक्चर उसके हो जाएंगे। और अपन बात करेंगे देखो, और कितने लेक्चर हो गए हमारे पास, हाँ ये हमारे पास हमारे ये जो लेक्चर हो गया हमारा, कौन सा लेक्चर था ये हमारे पास 5वां लेक्चर था। तो 5 लेक्चर तो ये हो गए। छठा हमारे पास आ जाएगा रिलेशन का 6, और 7 लेक्चर आप उसके मान के चलो आप, 7 थ्योरम्स हैं तो एक लेक्चर में एक थ्योरम होएगी। और ये मान लो कि 7 थ्योरम्स में से एक थ्योरम तो गारंटीड एग्जाम में आती है हर साल, और उन 7 में से भी 3 इंपॉर्टेंट हैं। उन तीनों में से अगर आप याद कर लोगे ना तो 4 नंबर आपके वहाँ पे पक्के हैं। यहाँ पे अभी तक पता नहीं है कि 4 नंबर का सवाल आएगा यहाँ से या नहीं आएगा। तो यहाँ से बन सकता है वैसे नोड एनालाइज पर में से और लूप से बन सकता है, लेकिन जो चांसेस बनते हैं वो हमारे बनते हैं थ्योरम्स में से, और थ्योरम्स में से गारंटेड आता है एक सवाल 4 नंबर का पक्का। तो 4 नंबर का यहाँ से पक्का होएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से। और आपको पता होगा अपन ने अब इंट्रोडक्शन बताया था जब, तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड दोनों आते हैं। तो आप देख सकते हो यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी थोड़ी बड़ी है, फिर उसके बाद में सारी जो यूनिट है छोटी होती जाएंगी, लेकिन यूनिट नंबर फर्स्ट है वो हमारी बड़ी है काफ़ी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट काफ़ी बड़ा है। तो देखो चीज़ों को पढ़ो लेकिन कैलकुलेट तरीके से पढ़ो, ठीक है। यानी कि देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें ध्यान देना है। देखो इन ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इन पे भी ध्यान देना है। हमारे पास पैरामीटर हो गया, एच पैरामीटर, जेड पैरामीटर, एच वाई पैरामीटर, तो इनको तो थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, ठीक है। और नोड को और लूप को दोनों को रट लेना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से थोड़ा बहुत आपको टच में रखना है, बाकी फिर यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना है। और बाकी फिर अपना जो सारा ध्यान है
वो थ्योरम्स पे जानना चाहिए। और थ्योरम्स में भी मैं आपको 2-3 थ्योरम बताऊंगा, 3 थ्योरम बताऊंगा 7 में से। उन 3 थ्योरम्स को याद कर लेना, उसमें से एक थ्योरम गारंटेड आपको एग्जाम में मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से 4 नंबर का सवाल गारंटेड आता है, और 4 नंबर का सवाल आता है चैप्टर नंबर सेकंड से। तो चैप्टर नंबर सेकंड को बाद में बात करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर फर्स्ट से अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जो थ्योरम्स है हमारी, उनको फोकस करेंगे। तो कल हम जल्दी समाप्त कर देंगे इसके संबंध को, जेड पैरामीटर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, इसलिए अपन रिस्क नहीं ले सकते। अपन तो पढ़ेंगे पूरा। और पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हर एक चीज़ को अपन ध्यान से पढ़ रहे हैं, और ध्यान से पढ़ने के साथ साथ देखो हर एक चीज़ अपन को समझ में आ रही है, और हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है साथ के साथ, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे कल प्राचल का संबंध जेड वाई में और एच में। तो अपन कल मिलते हैं, ठीक है। और नोट्स आप बना लीजिए साथ के साथ, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और बात करते हैं कि नोट्स मैंने आपको पहले डाल दिया टेलीग्राम पे, इसलिए ठीक है। तो आप साथ के साथ बना लो, या फिर कैसे भी करो आपके हिसाब से, ठीक है।